वो कैब भैया में आपका स्वागत है। हाँ बिल्कुल। यहाँ वो कैब हुई और आसान। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्द। हाँ हम समझेंगे उनके हिंदी और अंग्रेजी मतलब, देखेंगे कुछ मिलते जुलते शब्द मतलब सिनोनिम्स, बिल्कुल। और उन्हें वाक्यों में इस्तेमाल करके भी देखेंगे। और हाँ, हमारा सबसे पसंदीदा हिस्सा तो रहता ही है, अंत में हम इन सभी सीखे हुए शब्दों को मिलाकर एक मजेदार कहानी भी सुनेंगे। मुझे लगता है कहानी से शब्द याद रखने में काफी मदद मिलती है ना? बिल्कुल, मतलब वो दिमाग में बैठ जाते हैं। तो बिना देर किए क्या हम शुरू करें? जरूर, लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, वी आर ऑन अ फर्स्ट वर्ड नाउ। शब्द है mongrel, MONGRAL, mongrel। हाँ, मॉन्ग्रेल, इसका हिंदी में मतलब होता है संकर या फिर मिश्रित नस्ल का, खासकर कुत्तों के लिए इस्तेमाल होता है ये। अच्छा। अंग्रेजी में कहें तो एन एनिमल स्पेशली अ डॉग ऑफ मिक्स्ड और अननोन ब्रीड, मतलब जिसकी नस्ल का पता ना हो या जो कई नस्लों का मिश्रण हो। अच्छा, तो जैसे हम आम भाषा में कह देते हैं गली का कुत्ता या देसी डॉग, या वो mongrel हुआ। हाँ, कह सकते हैं। हालांकि मॉन्ग्रेल शब्द कभी-कभी थोड़ा नेगेटिव सा या कमतर आंकने वाला लग सकता है। हाँ, शायद प्योर ब्रीड के मुकाबले में। एग्जैक्टली, शुद्ध नस्ल के कुत्तों के मुकाबले। पर इसके सिनोनिम्स देखें तो वो हैं मिक्स्ड ब्रीड, हाइब्रिड, क्रॉस ब्रेड। एक और शब्द है कर, CUR, जो अक्सर थोड़े तिरस्कार के साथ इस्तेमाल होता है। अच्छा, कर, समझ गई। तो मतलब कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है कि कैसे यूज हो रहा है। बिल्कुल। वाक्य में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसे। हाँ, तो पहला उदाहरण है द mongrel barked loudly at strangers। वो मिश्रित नस्ल का कुत्ता अजनबियों पर जोर से भौंका। ठीक है। और दूसरा, दो अ mongrel the dog was loyal and brave। हालांकि वो एक संकर नस्ल का कुत्ता था, पर वो वफादार और बहादुर था। अरे वाह, ये दूसरा वाला मुझे ज्यादा अच्छा लगा। नस्ल चाहे जो हो, वफादारी और बहादुरी वो ज्यादा मायने रखती है। मैंने सुना है कई बार mongrel ज्यादा समझदार और रिजिलियंट भी होते हैं। बिल्कुल सही कहा। और सेहत के मामले में भी अक्सर वो ज्यादा मजबूत पाए जाते हैं। चलिए अब अगले शब्द पर चलते हैं। ऑल राइट, वी आर ऑन अ सेकंड वर्ड नाउ। ये शब्द है पेन्यूरी, PENURY, पेन्यूरी। पेन्यूरी। हाँ, पेन्यूरी। ये शब्द थोड़ा भारी है। इसका हिंदी मतलब है दारिद्र्य, कंगाली या मतलब घोर गरीबी। घोर गरीबी। अंग्रेजी में इसका अर्थ है एक्सट्रीम पॉवर्टी। ये सिर्फ गरीबी से ज्यादा गहरी और मुश्किल स्थिति को दिखाता है। हाँ, ये एक्सट्रीम शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब ये वो हालत है जहाँ शायद बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है। एकदम। इसके सिनोनिम्स भी इसी गंभीरता को दिखाते हैं। पॉवर्टी तो है ही, जो सामान्य शब्द है। फिर डेस्टिट्यूशन, मतलब बिल्कुल बेसहारापन, कंगाली। अच्छा। इंडिजेंस, ये भी अत्यधिक गरीबी है। और नीवीनेस, यानी जरूरतमंद होना। पेन्यूरी इन सब में शायद सबसे तीव्र स्थिति बताता है। इसके उदाहरण वाक्य देखते हैं। पहला, द फैमिली लिव्ड इन पेन्यूरी आफ्टर लूजिंग देयर होम। अपना घर खोने के बाद परिवार घोर गरीबी में जी रहा था। ओ। दूसरा, पेन्यूरी ऑफन ड्राइव्स पीपल टू डेस्परेट एक्ट्स। दारिद्र्य अक्सर लोगों को हताश या डेस्परेट कामों की ओर धकेल देता है। ये वाकई एक सोचने पर मजबूर करने वाला शब्द है। मतलब ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि एक तरह की लाचारी और दुखद स्थिति का एहसास कराता है। हाँ बिल्कुल। कहानियों और इतिहास में अक्सर इसका जिक्र मिलता है, और ये हमें समाज में जो आर्थिक असमानता है उन मुद्दों की भी याद दिलाता है। सही कहा। चलिए अब कुछ अलग तरह के शब्द पे आते हैं। हाँ। ऑलराइट, वी आर ऑन अ थर्ड वर्ड नाउ। प्रोडिजियस, PRODIGIOUS, प्रोडिजियस। सुनने में ही कितना दमदार लगता है। है भी दमदार। हाँ। प्रोडिजियस का हिंदी अर्थ है अद्भुत, विलक्षण या विशाल। मतलब कोई चीज जो आकार, सीमा या मात्रा में असाधारण रूप से बड़ी या प्रभावशाली हो। अच्छा। अंग्रेजी में रिमार्केबली ग्रेट इन साइज, एक्सटेंट और डिग्री। रिमार्केबली ग्रेट मतलब सामान्य से बहुत ज्यादा बड़ा या महान। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे फिर? इसके सिनोनिम्स भी बड़े मजेदार हैं। एनॉर्मस, विशाल, कोलोसल, बहुत ही बड़ा, ट्रेमेंडस, जबरदस्त, इमेंस, असीम। ये सारे शब्द किसी चीज की भव्यता या विशालता पर जोर देते हैं। अच्छा, इसे वाक्यों में कैसे फिट करेंगे? पहला उदाहरण, ही हैड अ प्रोडिजियस मेमोरी फॉर नंबर्स।
उसकी संख्याओं को याद रखने की क्षमता अद्भुत थी, मतलब असाधारण रूप से अच्छी। वाह। दूसरा, द माउंटेन रोज विथ प्रोडिजियस हाइट अबव द वैली। पहाड़ घाटी के ऊपर विशाल ऊंचाई के साथ खड़ा था। अरे वाह। तो ये शब्द किसी टैलेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे याददाश्त, हाँ बिल्कुल। या फिर किसी भौतिक चीज के आकार के लिए, जैसे कोई पहाड़। ये काफी पॉजिटिव और प्रभावशाली भाव देता है। बिल्कुल, ये किसी चीज के वाव फैक्टर को दिखाता है। अब अगले शब्द पर चलते हैं जिसका भाव थोड़ा अलग है। ओके, ऑलराइट, वी आर ऑन आवर फोर्थ वर्ड नाउ। ये है exasperating, EXASPERATING, exasperating। थोड़ा लंबा शब्द है। हाँ, और इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही है जो थोड़ी खींच पैदा करे। एग्जैस्परेटिंग का हिंदी मतलब है झुंझलाने वाला, खिजाने वाला या क्रोध उत्पन्न करने वाला। अच्छा। कोई चीज जो बहुत ज्यादा परेशान या इरिटेट कर दे, अंग्रेजी में एक्सट्रीमली अनोइंग और इरिटेटिंग। उफ, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आने वाला शब्द लगता है, जैसे ट्रैफिक जाम या धीमी इंटरनेट स्पीड। हाँ बिल्कुल। किसी की कोई बुरी आदत, ये सब एग्जैस्परेटिंग हो सकता है। एकदम। इसके सिनोनिम्स भी इसी फीलिंग को पकड़ते हैं। इरिटेटिंग, चिड़चिड़ा करने वाला, इन्फ्यूरिएटिंग, गुस्सा दिलाने वाला, फ्रस्ट्रेटिंग, निराश करने वाला, और मैडनिंग मतलब पागल कर देने वाला। अच्छा। वाक्य में प्रयोग देखें। हाँ। पहला, The exasperating noise of the construction work next door made studying impossible. बगल में चल रहे निर्माण कार्य के झुंझलाने वाले शोर ने पढ़ाई करना असंभव बना दिया। ओह, हाँ, ये तो होता है। दूसरा, His exasperating habit of constantly checking his phone during conversations angered everyone. बातचीत के दौरान लगातार अपना फोन चेक करने की इसकी परेशान करने वाली आदत ने सभी को गुस्सा दिला दिया। ओह, ये दूसरा वाला तो बहुत रिलेटेबल है, सच में। ऐसी छोटी छोटी आदतें वाकई एग्जैस्परेटिंग हो सकती हैं। ये शब्द उस फीलिंग को बिल्कुल सही पकड़ता है, जब आप बस कहना चाहते हैं, अरे यार बस करो। एकदम एकदम, ये वो झुंझलाहट है जो धीरे धीरे बढ़ती है। चलिए, अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जिसका लेना देना थोड़ा नियमों और पाबंदियों से है। Alright, we're on our fifth word now, and the word is proscribe. Proscribe, prescribe। प्रोस्क्राइब। हाँ, इसका हिंदी में मतलब होता है प्रतिबंध लगाना, निषेध करना या गैर कानूनी घोषित करना। मतलब किसी चीज पर आधिकारिक रूप से रोक लगा देना। अच्छा, अंग्रेजी में to forbid or ban officially। तो ये बैन जैसा ही है, पर शायद ज्यादा फॉर्मल या ऑफिशियल लगते हैं सुनने में। हाँ, बिल्कुल। अक्सर इसका इस्तेमाल कानूनी, सरकारी या आधिकारिक संदर्भों में होता है। इसके सिनोनिम्स हैं forbid मना करना, बैन प्रतिबंध लगाना, आउटलॉ गैर कानूनी ठहराना, प्रोहिबिट निषेध करना। ये सब किसी न किसी तरह की रोक को दर्शाते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। पहला, The government prescribed the import of certain goods to protect local industries. सरकार ने स्थानीय उद्योगों की रक्षा के लिए कुछ सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। दूसरा, In some cultures, certain types of clothing are proscribed in places of worship. कुछ संस्कृतियों में पूजा स्थलों पर विशेष प्रकार के कपड़ों पर रोक लगी होती है। समझ गई। तो ये शब्द किसी चीज को आधिकारिक तौर पर वर्जित या मना करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ सलाह नहीं, एक तरह का आदेश या नियम होता है। बिल्कुल, ये शक्ति या अधिकार के प्रयोग से जुड़ा शब्द है। अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो अंत या समाप्ति से जुड़ा है, थोड़ा गंभीर। ओके, ऑलराइट, we're on a sixth word now. ये है perish, P-E-R-I-S-H, perish. पेरिश, इसका हिंदी अर्थ है नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना या मर जाना। अंग्रेजी में To die or be destroyed. Often in a violent or sudden way or through deprivation. ये शब्द डाई से ज्यादा गंभीर या दुखद लगता है ना, जैसे किसी आपदा या मुश्किल हालात में जान जाने के लिए इस्तेमाल होता हो शायद। हाँ बिल्कुल, इसमें अक्सर एक व्यापक विनाश या दुखद अंत का भाव छुपा होता है। इसके सिनोनिम्स हैं डाई मरना, एक्सपायर समाप्त होना या मरना, कोलैप्स ढह जाना, क्रम्बल टूटकर बिखर जाना। पेरिश अक्सर बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों या चीजों के पूरी तरह नष्ट होने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके वाक्य प्रयोग कैसे होंगे? पहला, thousands perished in the earthquake. भूकंप में हजारों लोग मारे गए। ओह। दूसरा,
Ancient civilizations can perish if they don't adapt to changing environments. प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हो सकती हैं अगर वे बदलते परिवेश के अनुकूल न ढलें। तीसरा, विदाउट वाटर द प्लांट्स विल पेरिश इन द डेजर्ट हीट। पानी के बिना पौधे रेगिस्तान की गर्मी में नष्ट हो जाएंगे। ये शब्द वाकई गंभीर है। ये जीवन या किसी चीज के अस्तित्व के दुखद अंत को दिखाता है, खासकर जैसे आपने कहा प्राकृतिक आपदाओं या मुश्किल परिस्थितियों के संदर्भ में। हाँ, ये हमें चीजों की नश्वरता की याद दिलाता है। खैर चलिए अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो बहुत ज्यादा जोश या उत्तेजना से जुड़ा है। Alright, we're on our 7th word now. शब्द है frenzy. F-R-E-N-Z-Y. Frenzy. Frenzy. हाँ, इसका हिंदी मतलब है उन्माद, पागलपन या तीव्र उत्तेजना, मतलब बहुत ज्यादा उत्साह या बेकाबू व्यवहार की स्थिति। अंग्रेजी में a state or period of uncontrolled excitement or wild behavior. अच्छा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। जैसे खुशी का उन्माद या डर का उन्माद। बिल्कुल, बिल्कुल। ये किसी भी तीव्र अनियंत्रित भावना के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके सिनोनिम्स हैं मैडनेस, पागलपन, हिस्टीरिया, तीव्र भावुकता, एजिटेशन, बेचैनी, उत्तेजना, रेज, क्रोध, रोष। कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि ये खुशी का फ्रेंजी है या डर का। उदाहरण से ज्यादा समझ आएगा। हाँ, पहला, The fans were whipped into a frenzy when the rock star appeared on stage. जब रॉकस्टार मंच पर आया तो प्रशंसक उन्माद में आ गए। ये खुशी का उन्माद है। अच्छा। दूसरा, There was a frenzy of selling on the stock market after the bad news broke. बुरी खबर आने के बाद शेयर बाजार में बिक्री का उन्माद छा गया। ये घबराहट या डर का उन्माद हो सकता है। हाँ, ये समझ आ रहा है। जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल के दौरान दुकानों में जो भीड़ का आलम होता है। हाँ, बिल्कुल। या किसी बड़ी जीत के बाद जश्न का माहौल, वो फ्रेंजी हो सकता है। ये एक तरह की कलेक्टिव एनर्जी को दिखाता है जो शायद काबू से बाहर हो। बिल्कुल, ये तीव्र और अक्सर थोड़ी अव्यवस्थित ऊर्जा होती है। अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो प्रतिभा से जुड़ा है और हमने इससे मिलते जुलते शब्द पर पहले बात की है। अच्छा, कौन सा? ऑलराइट, we're on our 8th word now. शब्द है prodigy. P-R-O-D-I-G-Y. Prodigy. हाँ, याद है हमने prodigious की बात की थी? हाँ, बिल्कुल। Prodigious मतलब अद्भुत या विशाल। Exactly. तो प्रोडिजी उसी से जुड़ा है। इसका हिंदी अर्थ है विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत बालक या असाधारण प्रतिभाशाली युवा। अंग्रेजी में अ यंग पर्सन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज और क्वालिटीज। हाँ, प्रोडिजियस था अद्भुत और प्रोडिजी है वो अद्भुत व्यक्ति, खासकर अगर वो युवा हो। क्या बढ़िया कनेक्शन है। बिल्कुल। प्रोडिजी उस बच्चे या युवा के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें कोई खास हुनर या प्रतिभा कम उम्र में ही असाधारण स्तर पर हो। इसके सिनोनिम्स हैं जीनियस, प्रतिभाशाली, वंडर, आश्चर्य, मावल, अजूबा, फिनोमिनन, असाधारण घटना या व्यक्ति। जैसे संगीत या गणित या शतरंज में जो कम उम्र के प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। एकदम। उदाहरण देखें, मोज़ार्ट वॉज अ म्यूजिकल प्रोडिजी, कंपोजिंग म्यूजिक फ्रॉम अ वेरी यंग एज। मोज़ार्ट एक संगीत प्रतिभा थे जो बहुत कम उम्र से ही संगीत रच रहे थे। दूसरा, द यंग चेस प्रोडिजी सरप्राइज्ड एवरीवन बाय डिफीटिंग द रेनिंग चैंपियन। उस युवा शतरंज प्रतिभा ने मौजूदा चैंपियन को हराकर सभी को चौंका दिया। वाह, ये शब्द किसी की असाधारण क्षमता और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनको दिखाता है। प्रोडिजियस और प्रोडिजी दोनों ही अद्भुत के भाव से जुड़े हैं, एक गुण के लिए, दूसरा उस गुण वाले व्यक्ति के लिए। खूब समझा, बिल्कुल यही कनेक्शन है। चलिए अब अंतिम दो शब्दों की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों शब्द अक्सर थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट, we're on our 9th word now. ये है scarce. S-C-A-R-C-E. Scarce. Scarce, हाँ, इसका हिंदी मतलब है दुर्लभ, कम या अपर्याप्त। मतलब कोई चीज जो कम मात्रा में हो, आसानी से उपलब्ध न हो। अंग्रेजी में insufficient for the demand, occurring in small numbers or quantities, rare. तो मतलब जिसकी कमी हो, जैसे जिसकी सप्लाई कम हो डिमांड के मुकाबले। हाँ, बिल्कुल, ये कमी पर जोर देता है। इसके सिनोनिम्स हैं रेयर, दुर्लभ, लिमिटेड, सीमित, इनसफिशिएंट, अपर्याप्त, मीगर, अल्प, थोड़ा। ये सभी किसी चीज की उपलब्धता में कमी को दर्शाते हैं। वाक्य प्रयोग देखते हैं इसके। पहला, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज स्कैर्स इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। या दुनिया के कई हिस्सों में साफ पीने का पानी दुर्लभ है, मतलब कम मात्रा में उपलब्ध है। हाँ, ये तो है। दूसरा, ड्यू टू द स्ट्राइक
फ्रेश वेजिटेबल्स बिकेम स्कैर्स इन द मार्केट। हड़ताल के कारण बाजार में ताज़ी सब्जियां कम हो गईं, मतलब उनकी उपलब्धता घट गई। समझ गई। स्केर्स मतलब किसी चीज का जरूरत के हिसाब से कम होना या आसानी से न मिलना, जैसे संसाधन, अवसर या कोई वस्तु। सही सही। अब आते हैं आज के आखिरी शब्द पर, जो स्कैर्स से थोड़ा मिलता जुलता है पर है अलग। All right, we're on our 10th word now, and the final word is sparse, S-P-A-R-S-E, sparse. स्पार्स, हाँ। इसका हिंदी अर्थ है विरल, चितराया हुआ या घना ना होना। कोई चीज जो पतली, फैली हुई या बिखरी हुई हो, जिसका घनत्व कम हो। अंग्रेजी में thinly dispersed or scattered। अच्छा, तो scarce था कम उपलब्ध और sparse है कम घना या बिखरा हुआ। मतलब चीज मौजूद हो सकती है पर दूर दूर फैली हुई है। क्या बात है, एकदम सही पकड़ा। स्केर्स मात्रा की कमी बताता है, जबकि स्पार्स वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन या घनत्व डेंसिटी की कमी बताता है। अच्छा, इसके सिनोनिम्स हैं फिन पतला, विरल, मीगर अल्प थोड़ा। ये स्केर्स का भी सिनोनिम है, तो कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। स्कैंटी अल्प, स्कैटर्ड बिखरा हुआ। ये अंतर समझना महत्वपूर्ण है। उदाहरण से और साफ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। पहला, द पॉपुलेशन इन दैट वास्ट डेजर्ट रीजन इज स्पार्स। उस विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र में जनसंख्या विरल है, मतलब लोग हैं पर दूर दूर बसे हुए हैं। ठीक है। दूसरा, ही मैनेज्ड टू ग्रो अ स्पार्स बियर्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्राइंग। महीनों की कोशिश के बाद वो एक विरल दाढ़ी उगाने में कामयाब रहा, मतलब कम और बिखरे हुए बाल। हाँ हाँ। ठीक है। तीसरा, इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशिएंट रिचुअल इज स्पार्स एंड फ्रैगमेंटेड। प्राचीन अनुष्ठान के बारे में जानकारी विरल और खंडित है, मतलब कम है और बिखरी हुई है। वाह, ये अंतर अब बिल्कुल साफ है। जैसे रेगिस्तान में पेड़ स्पार्स हो सकते हैं। हाँ, दूर दूर। और पानी स्केर्स हो सकता है। सही पकड़ा है। क्या बात है, बढ़िया। ये दोनों शब्द अक्सर साथ में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन उनका मतलब अलग है। बिल्कुल। बहुत अच्छे। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। हमने सीखा मॉन्ग्रल, पेन्यूरी, प्रोडिजियस, एग्जास्परेटिंग, प्रोस्क्राइब, पेरिश, फ्रेंजी, प्रोडिजी, स्कैर्स और स्पार्स। बिल्कुल। और अब जैसा कि वादा किया था, इन सभी शब्दों को पिरोकर एक कहानी सुनने का समय है। हाँ। ये कहानी न सिर्फ मजेदार होगी, बल्कि इन शब्दों को याद रखने में भी मदद करेगी। तैयार हैं? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ कहानी के लिए। सुनाइए। ठीक है, तो सुनिए कहानी राघव की। एक दूर दराज के गांव में, जहां मौके अक्सर स्पार्स थे, मतलब कम और बिखरे हुए थे, राघव नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार पेन्यूरी में जी रहा था, मतलब घोर गरीबी में। उनके पास शायद ही कभी पूरे कपड़े होते थे और अच्छा खाना तो बहुत ही स्केर्स था, दुर्लभ। ओहो। लेकिन राघव के सपने वो प्रोडिजियस थे, विशाल। वो सिर्फ गरीबी से निकलना नहीं चाहता था, वो दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। कहते ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। राघव के हौसले बुलंद लगते हैं। बिल्कुल। और उसके पास हौसलों के साथ एक असाधारण दिमाग भी था। राघव गणित में एक सच्चा प्रोडिजी था, एक विलक्षण प्रतिभा। गांव के मास्टर जी भी उसके सवालों से चकरा जाते थे। अरे वाह। पर जिंदगी का गणित इतना सीधा नहीं था। एक दुर्भाग्यपूर्ण बाढ़ में उसके पिता और कई अन्य गांव वाले पेरिश हो गए, मर गए। ओह, बहुत दुखद। हाँ, जिससे परिवार की मुश्किलें और बढ़ गईं। राघव का एकमात्र साथी था उसका वफादार कुत्ता शेरू, जो एक प्यारा सा मॉन्ग्रल था, संकर नस्ल का। लोग उसे आवारा समझते थे, पर राघव के लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त था। वो अक्सर अपना थोड़ा सा खाना भी शेरू के साथ बांटता था। क्या बात है। सच्ची दोस्ती नस्ल नहीं देखती, और मुसीबत में ही तो असली साथी की पहचान होती है। सही कहा। एक दिन पास के शहर में एक बड़ी गणित प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इनाम बहुत बड़ा था। राघव के लिए ये एक सुनहरा मौका था, लेकिन शहर के अमीर स्कूल का प्रिंसिपल, जो राघव जैसे गरीब बच्चों को अच्छी नजर से नहीं देखता था, उसने नियमों का हवाला देकर राघव के भाग लेने को प्रोस्क्राइब करने की, मतलब प्रतिबंधित करने की पूरी कोशिश की। अरे, ये राघव के लिए बहुत एग्जैस्परेटिंग था, झुंझुलाने वाला। उसे लगा जैसे दुनिया उसके खिलाफ है। उसने सोचा, ये क्या मजाक है। प्रतिभा को रोकने की कोशिश करना तो ऐसा है जैसे सूरज को उगने से रोकना। हाँ, सही सोचा उसने।
कभी कभी नियम प्रतिभाशाली लोगों को रोकने के लिए ही बनाए जाते हैं, पर उसे हार नहीं माननी चाहिए थी। उसने हार नहीं मानी। गांव वालों की मदद से वो प्रतियोगिता स्थल तक पहुंच ही गया। हॉल में एक अजीब सा फ्रेंजी था, एक उन्माद। अमीर बच्चे अपने माता पिता के साथ महंगी किताबों और गैजेट से लैस थे। राघव एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसके पास सिर्फ उसका दिमाग और हौसला था। प्रतियोगिता शुरू हुई। सवाल वाकई मुश्किल थे। एक सवाल तो इतना प्रोडिजियस था, इतना विशाल और जटिल कि बड़े बड़े धुरंधर भी सिर खुजलाने लगे। ओह, और राघव ने क्या किया? राघव शांत रहा। उसने गहरी सांस ली, अपने पिता को याद किया, शेरू के बारे में सोचा और सवाल हल करना शुरू किया। और कुछ ही मिनटों में उसने वो पहेली हल कर दी। अरे वाह! जब उसने अपना उत्तर जमा किया तो पहले तो सब शांत हो गए, फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राघव जीत गया। क्या बात है! उसकी जीत ने न केवल उसके परिवार को पेन्यूरी से निकाला, गरीबी से मुक्ति दिलाई, बल्कि पूरे गांव को गौरवान्वित किया। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली। संदेश साफ था, भले ही संसाधन स्कैर्स हों, कम हों और अवसर स्पार्स हों, विरल हों। हाँ, सच्ची प्रतिभा और दृढ़ संकल्प अपना रास्ता बना ही लेते हैं। और हाँ, एक मोंगरल दोस्त की वफादारी किसी भी शाही नस्ल से कम नहीं होती। वाह, क्या शानदार कहानी थी। इसमें सारे शब्द भी आ गए और एक बेहतरीन संदेश भी मिला। मजा आ गया। और वो राघव का मजाक वाला डायलॉग भी अच्छा था। हाँ, कहानी थोड़ी फिल्मी थी, पर शब्दों को याद रखने के लिए बढ़िया है। तो एक बार फिर से आज के 10 शब्द दोहरा लेते हैं। मोंगरल, पेन्यूरी, प्रोडिजियस, एग्जैस्परेटिंग, प्रोस्क्राइब, पेरिश, फ्रेंजी, प्रोडिजी, स्केर्स और स्पास। बिल्कुल। और अब हमारे श्रोताओं के लिए आज का सवाल। आपको आज सीखे शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे दिलचस्प लगा और क्यों? या फिर कहानी में राघव का कौन सा डायलॉग या हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? हाँ, हमें जरूर बताइएगा। और अंत में बस यही कहना है कि मुश्किलों से घबराएं नहीं। याद रखें, एक मोंगरल भी सबसे वफादार साथी हो सकता है और पेन्यूरी में पला बच्चा भी एक प्रोडिजी बन सकता है। सही बात है। साधन स्केर्स हो सकते हैं, मौके स्पास हो सकते हैं, पर आपके सपने प्रोडिजियस होने चाहिए। बिल्कुल। और अगर कभी सुबह उठने का मन ना करे तो आप भी कह सकते हैं, सॉरी टीचर, आई एम लेट ड्यू टू अ स्केर्सिटी ऑफ मोटिवेशन एंड अ स्पार्सनेस ऑफ एनर्जी। मजाक कर रहा हूं, कोशिश करते रहिए। हाँ, बिल्कुल। सुनने के लिए धन्यवाद। वो कैब भैया के और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करें।